साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ कहानीकार नवनीत मिश्र की लिखी हुई कहानी मेरी जैसियाँ। नवनीत मिश्र जी लेखक होने के साथ साथ आवाज़ की दुनिया के भी चमकते सितारे रहे हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जैसियाँ। एक दिन कभी बालेश्वर के मुंह से सुना था, उम्र एक रात नहीं है जो गुजर जाएगी। जब से यहाँ लाई गई हूँ तब से यही एक लाइन मन में चल रही है। वैसे काम तो मैंने फांसी पाने लायक ही किया था। पुराना समय होता तो अब तक इस धरती से मेरा नामो निशा मिट चुका होता, लेकिन औरतों को फांसी शायद अब दी ही नहीं जाती है, लिहाजा उम्र कैद ही अब मेरा नसीब है। वैसे ये बात मैंने कोर्ट में जज साहब से भी कही थी और किसी के भी सामने कह सकती हूँ कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। जब बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तब छोटी और निरीह सी दीख पड़ती बिल्ली भी बहुत खूंखार हो जाती है। रास्ता रोकने वाले का सीधे गला पकड़ लेती है। यूँ मेरे सारे रास्ते एक बार पहले भी बंद किए गए थे, लेकिन तब एक खुला रास्ता सा दिख गया था। लेकिन इस बार तो सब तरफ से घिर जाने के बाद मेरे सामने और कोई उपाय ही नहीं रह गया था। अब तो लगता है कि बाहर के कैद खाने से ये कैद खाना तमाम दिक्कतों के बावजूद कहीं ज़्यादा सुकून देने वाला है। अब हुआ करे बाहर की चलती फिरती भागती दौड़ती उल्लास मनाती ज़िंदगी, मुझे उससे क्या। यहाँ तो ज़िंदगी इस कैदी सेल में सिमट गई है, जो जैसी भी है ठीक ही है। जो बाहर आज़ाद घूम सकता है वो जान ही नहीं सकता कि बाहर जाने पर लगी बंदिश कितनी बड़ी और अंदर तक तोड़ देने वाली होती है। अपने मन से कोई कहीं भी अकेला बैठा रहे, दिनों दिन बाहर ना निकले, लेकिन वहीं जब बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है तब उस अकेला होने के मायने ही बदल जाते हैं। वही एक छत, वही चार दीवारें और एक दीवार से जड़े हुए सीखचों वाले लोहे के फाटक, जिनसे चाहे बातें कर लो या टकरा कर अपना सिर फोड़ लो। बेटी की बहुत याद आती है। कोई किसी को हर पल कैसे याद कर सकता है, ये बात उससे अलग होने के बाद समझ में आई। जिस दिन सज़ा सुनाई जानी थी, मेरी प्रार्थना पर उसे कोर्ट रूम में लाया गया था। तभी आखिरी बार उसे देखा था। यहाँ मुझसे मिलवाने उसे कौन लाएगा। 6 साल की बच्ची काफ़ी कुछ समझने लगती है। लड़कियाँ तो वैसे भी बहुत जल्दी सब कुछ समझने लगती हैं। मुझे ले जाए जाते समय वो मुझसे लिपट गई। मुझे जाने से रोकने की कोशिश करती उसकी बाहों का कसाव मुझे अपनी कमर पर अब भी महसूस होता रहता है। उसका हिचकियाँ ले लेकर रोना नहीं भूलता। पता नहीं क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मैं उसको बताना चाहती थी कि मैं औरत होने की सज़ा भोगने जा रही हूँ। अभी वो बच्ची क्या जानती होगी कि औरत होना क्या होता है। मैं उसको कैसे बताती कि स्त्री के जननांग का एक नाम औरत भी होता है, जो वो खुद भी है। मेरी जैसी औरतों के बच्चों की देखभाल का इंतज़ाम सरकार करती है, लेकिन सरकार थपकी देती माँ की हथेली तो नहीं बन सकती। मन में विचार घूमता रहता है कि पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। कभी कभी इस अकेलेपन से घबरा जाती हूँ तो बेटी का ख्याल उस घबराहट को मत डालने वाली छटपटाहट में बदल देता है। सोचती हूँ कि बाहर खुले घूम रहे बाघों की दुनिया में अकेली छूट गई अपनी हिरनी सी बेटी की चिंता में अब तक तो मुझे पागल हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तरह पागल हो जाना भी अपने हाथ में कहाँ होता है। मुझे यहाँ इस परदेश में मिलने भला कौन आएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है, दूसरे सेलों में बंद औरतें अपनी मिलनी के बाद लौटते हुए मेरे सेल के सामने ठिठक सी जाती हैं। मुझे देखकर उनके चेहरों पर हैरानी सी आ जाती है। उनमें से एक ने तो उस दिन अपनी टूटी फूटी भाषा में चलते चलते पूछ भी लिया, आप जैसी औरत यहाँ कैसे। मैं कुछ जवाब देती तब तक वार्डन उसे लेकर आगे बढ़ चुकी थी। मेरी जैसी, उसे मेरी जैसी को लेकर इतना आश्चर्य क्यों हुआ। मेरी जैसियाँ ही तो यहाँ लाई जाती हैं। पूछने वाली की आंखों में उतरी चमक से मैंने अनुमान लगाया कि मेरी जैसी से उसका मतलब शायद रहा होगा मेरी जैसी सुंदर औरत। उसे क्या बताती कि औरत सुंदर या कुरूप होने से भी पहले सिर्फ एक देह होती है। सुंदर होना उसकी देह के होने को और बड़ा भर कर देता है बस। मुझे अपनी कहानी सुनाने में अब कोई शर्म नहीं है। तन मन सब कुछ अब तो याद भी नहीं जाने कितनी बार कितनों के सामने उघारा हो चुका है। अब छिपाने को मेरे पास कुछ बचा ही क्या है।
मैंने 28 बरस की उम्र में इतनी तरह से और इतनी सारी दुनिया देख ली है कि अब मुझ में झिझक जैसी कोई चीज़ बाकी ही नहीं रह गई है। अब तो बनावटी शर्म मेरा दमकता हुआ जेवर है और मौका पड़ने पर मुंह फट होना मेरा सबसे कारगर हथियार। ये सच है, मैं वाकई असाधारण रूप से सुंदर हूँ। मैं अगर निर्लज न बना दी गई होती तो ये सुंदरता कई गुना ज़्यादा मोहने वाली बन जाती। लेकिन शुरू में मेरे मन में अपनी सुंदरता को लेकर ऐसा कोई एहसास नहीं था, या रहा भी होगा तो बहुत अंदर कहीं सोता हुआ सा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मुझे अपने ही ऊपर रीझे रहने की सी आदत हो गई। मैं खूब जानती हूँ कि आमंत्रण सा देती मेरे शरीर की सुगठित और सुडौल उठान, बित्ते भर की कमर, पानी की लकीरों वाली मेरी फांकदार आँखें, रस भरे होंठ, गालों को बराबर दिक करती रहती घूंघर वाली लटें, और इन सबसे ऊपर ऊपरी होठ के दाहिनी ओर बैठा छोटा सा तिल मर्दों को पागल बना देता है। एक औरत अपने रूप का बखान इस तरह से करे तो आपको अजीब सा लगता होगा ना, है ना? अब लगे तो लगे, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये सुंदरता ही तो मेरी पूंजी रही है। एक बात आपको और बताऊं, सुंदर औरत खूब जानती है कि वो सुंदर है, बस वो अपने मुंह से कहती नहीं है, क्योंकि उसे ये बात दूसरों से सुनने का हर समय इंतज़ार रहता है। हर सुंदर औरत के मन में अपने सुंदर होने का गुरूर भी कम नहीं होता। जो कहती हैं कि उन्हें अपनी सुंदरता का कोई गुमान नहीं, वो सब परले दर्जे की झुट्टी हैं। जब आप मेरी कहानी सुनेंगे तो जान जाएंगे कि मेरी जैसियों के लिए अपनी सुंदरता का बखान करना ऐसा ही है जैसे कोई दुकानदार बेचने के लिए ग्राहक के सामने अपने माल की खूबियाँ गिनाए। मर्दों के सामने मेरी सुंदरता का बखान बगैर मेरे एक भी शब्द बोले खुद मेरी देह और मेरे हाव भाव बखूबी कर रहे हैं। खैर छोड़िए, आपको शुरू से बताती हूँ। मेरी शादी जब बालेश्वर से हुई तो माँ ने घर से विदा करते समय कहा था, इतना भरा पूरा परिवार बड़े भाग्य से मिलता है। ससुर, उनके 3 छोटे भाई, 5 जेठ और 1 देवर। सुना है सबका खाना एक ही रसोई में बनता है और सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। देखो, सबको साथ लेकर चलना, मिलजुल कर रहना, कोई ऐसा काम मत करना कि कल को मुझे और तुम्हारे बाबू को सुनना पड़े कि गरीब घर की लड़की लाने का यही अंजाम होता है। मैंने भी माँ की बात अपनी नई निकोर साड़ी के पल्लू में गठिया ली और विदा होकर उस कस्बे से इस शहर में आ गई। मैं जिस घर में ब्याह कर आई वो भयावह रूप से सिर्फ पुरुषों का परिवार था। औरतें मालकिन बुलाई जाती थीं, लेकिन उनकी मिल्कियत सिर्फ चौके और बिस्तर तक सीमित थी। उनको पुरुषों के किसी भी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। टूटी हुई चप्पल जुड़वाने जैसे कामों के लिए भी औरतों को अपने पति के सामने किसी मंगते की तरह दांत चियार कर पैसा मांगना पड़ता था। मैं अपने आसपास उन औरतों को देखती तो मेरा दम घुटता। पैसे की कमी तो मैंने भी बहुत देखी थी। मेरे पिता तो उस घर के लोगों की तुलना में बेहद गरीब ही कहे जाएंगे, लेकिन ऐसा घर या ऐसा वातावरण कभी देखा नहीं था। दाल में जरा सा नमक ज़्यादा हो जाने पर पूरी की पूरी भरी थाली फेंक देने का तेहा दिखाने वाले पुरुषों के बीच बात बात पर कविता बोलने वाले मेरे पति किसी अलग ही संसार के आदमी लगते। एकदम शांत, बहुत कम बोलने वाले और मेरे होने का पूरा सम्मान करने वाले। मैंने और उन्होंने तय किया था कि वो उस परिवार, उस वातावरण और उस शहर से कहीं दूर बाहर नौकरी खोजेंगे। उन्होंने इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी थीं, लेकिन मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क थे। मैं अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे पिता की एक लड़का पाने की लालसा पूरी तो ज़रूर हुई, लेकिन एक के बाद एक 4-4 लड़कियों के हर साल गिरते मलबे के नीचे दब चुकने के बाद लड़कियों को तो दूसरे घर जाना है के परायेपन के भाव के साथ हम बहनें पलती नहीं। सब तरफ से खुरच खुरच कर जो पैसा जुड़ पाता वो सब भाई की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता। मेरे पिता का सांस लेना मुहाल हो गया था, लेकिन इस संतोष की प्राण वायु उन्हें जलाए रखती कि उन्होंने अपने बेटे को ठीक ठाक शिक्षा दे दी है। हम में से 3 बहनों की पढ़ाई 8वें 9वें दर्जे से ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि भाई की पढ़ाई शुरू हो जाने के बाद चारों बहनों की पढ़ाई बंद कर दी गई। मेरी अपनी पढ़ाई सामान्य अक्षर ज्ञान से ज़्यादा नहीं हो पाई। वो तो बाद में ससुराल आने पर बालेश्वर ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया, अपने दस्तखत बनाना सिखाया। रिश्ते के एक मामा थे जिन्होंने लड़के वालों के पास मेरे रूप रंग का बखान किया था।
मेरे पिता की आय के सारे स्रोत सूख चुके थे। भाई ने शादी के बाद दूसरे शहर में तबादला करवाकर अपनी बीवी के साथ सालियों और सरहजों के मन भावन संसार में अपनी सुखों से भरी दुनिया बसा ली थी। मैं कहूँ तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन सच है कि विवाह की कठिन परीक्षा मैंने अपने रूप की बदौलत ही पास की थी। जो मुझे अपने साथ ले जाने वाले थे वही परीक्षक थे, पास तो मुझे होना ही था। अपने ब्याह के बाद मैं इस बात को मान गई कि जोड़ियां सचमुच आसमान में ही बनती हैं। मेरे पति एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में इंजीनियर थे। शादी के 4 बरस किस तरफ उड़ गए ठीक से देख ही नहीं पाई। मैं अपने पति को बूंद बूंद सींच कर तृप्त रखती थी, इसलिए वो बहुत खुश रहते थे और उनका अपने काम में बहुत जी लगता था। उन पर काम करने की तो जैसे धुन सवार रहती थी। रात का कोई भी समय हो, कभी किसी मशीन में कोई खराबी आ जाती तो सूचना मिलते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत फैक्ट्री रवाना हो जाते। उस समय उनको कोई रोक नहीं सकता था, मैं भी नहीं। कभी कभी तो सारी सारी रात मशीन ठीक करने में जूझे रहते। मैं समझती हूँ कि जब तक मशीन ठीक नहीं हो जाती होगी उन्हें घर आने का ख्याल भी नहीं आता होगा। रात भर की जागी लाल लाल डोरा वाली आंखें लिए बालेश्वर जब सवेरे घर लौटते तो मैं उमग उठती, क्योंकि उनके लिए नींद की गोली बनने और उन्हें अपने सीने में भींच कर सुलाते हुए उनकी थकान हरने में मुझे बहुत सुख मिलता। टिकुली पैदा हो चुकी थी जो 2 बरस की थी। एक रात बालेश्वर को घर लौटने में बहुत देर हो रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने बुदबुदाते हुए अपने आप से कहा, फंस गए होंगे किसी मशीन में। जब भी उस रात का अपना कहा याद करती हूँ तो अपने आप को कोसती हूँ, कैसी काली जवान थी मेरी की। हुआ ये था कि एक मशीन में कुछ ऐसी दिक्कत पैदा हो गई थी जो सामान टेक्नीशियन के बस की नहीं थी। मशीन को ठीक करने के लिए उन्होंने शटडाउन लिया था। जब वो मशीन के बड़े से पहिए के भीतर घुसे हुए फॉल्ट खोज रहे थे, तभी जाने कैसे, शायद किसी की गलती से या जो भी रहा हो, अचानक मशीन तेजी से चल पड़ी। पहिए के घूमना शुरू करते ही बालेश्वर ने कूदकर अपने को बचाने की कोशिश में बाहर की ओर छलांग लगाई, लेकिन छलांग छोटी रह गई। मशीनों और बाहर की सुरक्षित जमीन के बीच का फासला बहुत ज़्यादा था। चक्के पर तेजी से दौड़ना शुरू कर चुके चौड़े पट्टे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और बाहर निकलने ही नहीं दिया। मशीन जब तक रुके रुके सड़ाक सड़ाक की आवाज़ के साथ पट्टा जहाँ तक फेंक सकता था, उसने उनके खून मांस और हड्डियों के टुकड़े पूरे हॉल में बिखेर दिए। बालेश्वर का एक पैर ही समूचा बाहर निकल सका, क्योंकि वो छलांग लगाते समय उनके शरीर से कटकर बाहर आ गिरा था। अगले दिन सवेरे पॉलीथीन के एक बैग में समेट कर बालेश्वर घर लाए गए। प्लास्टिक में लिपटा उनका दाहिना पैर ही सचमुच घर लौटा था, जो इसलिए पहचान में आ रहा था क्योंकि नाइकी का सफ़ेद जूता तब भी उस पर कसा हुआ था। बालेश्वर ने वो जूता 1 हफ्ते पहले ही बड़े चाव से खरीदा था कि फैक्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए तेज चलने में आसानी होती है। विवाह में घर से खाली हाथ आने ने मुझे घर में दोयम दर्जे का बना रखा था, लेकिन बालेश्वर मेरे सामने ढाल बनकर खड़े रहते थे। उस दुर्घटना से मेरी ज़िंदगी में एकाएक बिल्कुल अंधेरा छा गया। मेरे माथे पर डायन, मनहूस और पति को खा जाने वाली राक्षसी जैसी तमाम मोहरें छाप दी गईं। मेरा पक्ष लेकर जो मेरे साथ खड़ा होता वो जा चुका था। हर तरफ से मुझे बालेश्वर बोलते से सुनाई देते। मुझे हर समय उनकी प्रतीक्षा रहती, ये जानते हुए भी कि अब वो कभी नहीं आएंगे। पागलों की तरह मैं उनके कपड़ों को सूंघ सूंघ कर उनका अपने पास होना महसूस करने की कोशिश करती रहती। सबसे मुश्किल था टिकुली के सवालों का जवाब देना। अपने दुख के रेगिस्तान में मुझे नंगे पैर अकेले ही चलना था। मुंह दिखाई के दिन की गई ऐसी सुंदर बहू पूरे खानदान में कभी किसी की नहीं आई। जैसी टिप्पणियों ने उन जेठानियों और देवरानियों के मन में मेरे लिए शत्रुता का सा भाव भर दिया था, जो मायके से अपने साथ न जाने क्या क्या लेकर आई थीं। सब तरफ मेरे रूप रंग की होने वाली प्रशंसा से आहत घर की औरतों के जख्मों पर पहली बार मरहम तब जाकर लगा जब टिकली पैदा हुई। होंगी कहीं की अप्सरा, पैदा तो लड़की ही की है, जैसे बोल मुझे सुनाते हुए बोले जाने लगे। बालेश्वर के जाने के बाद धीरे धीरे मुझे नौकरानी बना दिया गया। झाड़ू पोछे वाली हटा दी गई, बर्तन मांजने वाली की भी छुट्टी कर दी गई। दोनों समय का नाश्ता खाना बनाना भी मेरे ही जिम्मे आ गया था। बेटा पैदा करने वाली घर की बहुएं टांग पे टांग रखे अपने पलंग पर पसरी रहती और हुक्म चलाती रहती। एक दिन टिकली को बुखार था। दोपहर होने को आई थी और उसने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने पोछा लगाते हुए अपनी जेठानी से भीख सी मांगी, 1 गिलसिया दूध टिकली के लिए दे दीजिए।
जवाब दिया पास में कुर्सी पर बैठे ससुर जी ने। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसके बाप ने जो भैंस बांध दी थी मेरे दरवाजे पर, उसी का दूध निकाल कर दे दो इसकी लाडली को। मेरे झाड़ू पोछा करते समय ससुर जी हाथ में अखबार पकड़े सारे घर में अपनी जगह बदलते रहते, जैसे जाड़े की जाती हुई धूप की गर्मी लेने के लिए कोई ठिठुरता बूढ़ा आंगन में अपनी जगह बदलता हो। जहाँ मैं झाड़ू पोछा कर रही होती वो वहीं बैठ जाते और तन्मयता से अखबार पढ़ते रहते। झाड़ू लगाने के लिए या पोछे के कपड़े को बाल्टी में भिगोने के लिए झुकती तो ससुर जी की निगाहों को एकटक अपनी गोलाइयों को घूरते हुए पाती। 4 लड़कियों का ब्याह करते करते मर गए अपने पिता के बारे में अपने लंपट ससुर का कहा हुआ सुना तो पहले से ही घिनाई बैठी मैं गुस्से से तड़क उठी। रोकते रोकते भी मुंह से निकल गया, उनकी भी 2 नंबर की कमाई होती तो भैंस भी बांध देते। इतना सुनना इस घर के किसी मर्द को भला कब गवारा था। चकबंदी दफ्तर में बड़े बाबू के पद से रिटायर हुए और अपनी ताका झांकी पर मेरी ओर से कोई मन माफिक जवाब न मिलने से दांत किटकिटाते रहने वाले ससुर जी झपट कर उठे। उन्होंने झापड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जाने क्या सोचकर अपने को रोक ले गए। पोछे वाली बाल्टी को जोरों से लात मारकर तेज कदमों से चले गए। सारा पानी वरांडे में फैल गया। पानी उलटने की आवाज़ सुनकर घर की सारी औरतें और आदमी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर एक बार झांकने के बाद वापस अंदर चले गए। शायद बहुत दिनों से कोई तूफान उठाने का बहाना खोजा जा रहा था, जो उस दिन मैंने उनको दे दिया था। मेरे ससुर ने मुझको घर से बाहर करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि मेरे जैसी जबान दराज को वो अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। घर की औरतें जानती थीं कि भड़बड़िया मर्द सिर्फ गुस्से से फनफनाना जानते हैं। उनके गुस्से से घर की बाकी औरतों के सामने कैसी परेशानी खड़ी हो जाएगी जरा भी नहीं सोचते। घर का सारा काम करने वाली चली गई तो कौन संभालेगा चूल्हा चौका। घर की सारी औरतों ने ससुर जी को समझाया कि मुझे और मेरी बेटी को घर से निकालकर बदनामी मोल लेने के बजाय दोनों को रहने दिया जाए और घर के बाहर अहाते के कोने में बनी कोठरी में भेज दिया जाए। कौन जाने, एक सुंदर और अकेली हो गई युवा विधवा घर की सुहागिनों को अपने लिए खतरा भी लगने लगी हो। ससुर जी ने अनुरोध को उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया। जब तक बालेश्वर जीवित थे मेरी चचिया सासें मुझे बिलासपुर वाली कहकर बुलाया करती थीं। बाद में वे भी मुझे कुठरिया वाली कहकर पुकारने लगीं। पहले उस कुठरिया में माली रहा करता था। जब मुझे वहाँ रहने के लिए भेजा गया तब तक माली काम छोड़कर जा चुका था और फिल वक्त कोठरी का इस्तेमाल अनाज के बोरे रखे जाने के लिए होने लगा था। कोठरी में एक तख्त पड़ा था। गर्मी के मौसम में माली के लिए कभी लगवाए गए पंखे से मुझे काम चलाना होता था। अनाज की गर्मी से पूरी कोठरिया इतनी गर्माती थी कि पंखा भी बेअसर रहता। मैं जान गई कि अब मैं और मेरी बेटी घर के सदस्यों, खासकर ससुर की दया पर थे। घर के सारे काम निपटाते सोचती रहती कि लड़की के लिए शादी करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पढ़ाई लिखाई। मुझे कुछ भी करके और सब कुछ सहकर अपनी बेटी को बड़ा करना है, उसे हर हाल में पढ़ाना लिखाना है और अपने पैरों पर खड़ा करना है। लेकिन कैसे? मेरे लिए हताशा का वो चरम क्षण था जब मैंने पाया कि बाहरी दुनिया से मैं काटी जा चुकी हूँ। मेरे मोबाइल का सिम निकाल लिया गया था। मैं किसी से भी संपर्क नहीं कर सकती थी। मैं बड़े सुनियोजित ढंग से असहाय बना दी गई थी। काफ़ी समय बीत चुका था। मुझे कोठरी में रहते हुए भी करीब 7-8 महीने हो चुके थे। एक दिन झाड़ू पोछा और सबके कमरों में दौड़ दौड़ कर नाश्ता पहुंचाने से छुटकारा पाने के बाद मैं जरा देर कमर सीधी करने के लिए अपनी कोठरी में आकर बैठी ही थी कि ससुर जी ने कोठरी की कुंडी खड़काई। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के मैनेजर मुझसे मिलने आए हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो फैक्ट्री से किसी भुगतान का चेक देने आए हैं। मैं बुरी तरह थकी हुई थी। पिछली रात से तबीयत ठीक नहीं थी। उस समय कुछ हरारत सी थी। मैंने कहा आप ही ले लीजिए। उन्होंने बताया कि मैनेजर वो चेक मेरे ही हाथ में देना चाहता है, क्योंकि मृतक की विधवा होने के नाते मैं ही उसकी हकदार हूँ। मैं घूंघट में अपना चेहरा छिपाए ससुर जी के पैर देखते हुए उनके पीछे पीछे चल दी। बालेश्वर जी हमारी फैक्ट्री के बहुत ही सिंसियर इंजीनियर थे। उनकी कमी हम बराबर महसूस करेंगे। कंपनी कितना भी कुछ कर दे, उन्होंने फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो किया उसका मूल्य नहीं चुका सकती। ये 2 चेक हैं, प्लीज़ इन्हें रिसीव कर लीजिए। आप ज़रा अपना घूंघट उठाएंगी? मैनेजर ने मेरे बैठने के बाद अपने ब्रीफकेस से कागज़ निकाला और उसे सीधा करते हुए धीमे सुर में रुक रुक कर कहा, ये क्या बेहूदगी है?
किसी शरीफ खानदान की औरत किसी गैर मर्द के सामने मुंह नहीं खोलती। आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है? ससुर जी गुस्से से दहकते हुए लाल होकर उठ खड़े हुए। उनका पारा अचानक सातवें आसमान से जा लगा। वो कांपने लगे। देखिए, मैं ये फॉर्म फैक्ट्री के ऑफिस से लेकर आया हूँ। मृतक की विधवा की शक्ल की मिलान इस फॉर्म पर लगी उनकी फ़ोटो से किए बगैर मैं चेक नहीं दे सकता। इतनी बड़ी रकम है, मैं जांचे बिना कैसे दे सकता हूँ? मैं कैसे जानूँगा कि मैंने चेक सही महिला को दिए हैं या नहीं? मैनेजर ने आपा खोए बगैर अपनी मजबूरी बताई। कितने का चेक है? इतनी बड़ी रकम ने गुस्से से लाल हो रहे ससुर जी के पाँव जैसे पानी से भरे किसी टब की ओर खींचने शुरू कर दिए। दुर्घटना के मुआवजे के 20 लाख का एक है और पीएफ के 22 लाख का दूसरा। दिखा दे बहू रानी, चेहरा दिखा दे। ससुर जी की गुस्से से लाल हुई आवाज़ जैसे एक छन्न की आवाज़ के साथ चुप हो रही। मैनेजर ने एक बार मेरा चेहरा देखा तो वापस फॉर्म पर लगी फ़ोटो से मिलान करना जैसे भूल ही गया। उसका मुंह जरा देर को खुला रह गया। ठीक है, ये लीजिए चेक, कहते हुए मैनेजर के गले में जैसे कुछ अटक सा गया। एक बात कहूँ आपसे भाभी जी? एक कागज़ पर मेरे कांपते हाथों के टेढ़े मेढ़े दस्तखत लेने के बाद वो मेरे चेहरे की ओर देखते हुए बोला। मैं मौन ही रही। मैं सुन रही हूँ, ये बताने के लिए मैंने मैनेजर साहब की ओर आंख उठाकर देखा। मैनेजर साहब कुछ क्षण को भूल गए कि उन्हें क्या कहना था। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाभी जी कि जब भी आपका दिल करे आप भाई साहब की जगह फैक्ट्री में, नहीं मेरा मतलब किसी भी पोस्ट पर। मैनेजर साहब, मैं अभी मरा नहीं हूँ और इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि अपनी विधवा बहू को खाना कपड़ा ना दे सकूँ। आप चाहते हैं कि इज्जतदार घराने की बहू मुंह खोले मर्दों के साथ काम करे? ये आपने सोच भी कैसे लिया? ससुर जी ने बात पूरी होने से पहले ही सीना तान कर मैनेजर से कहा और अगले क्षण सहलाती सी आवाज़ में मुझे आदेश दिया, जाओ बहू रानी, तुम अंदर जाओ। अभी मैनेजर साहब शायद वापस अपनी फैक्ट्री तक भी नहीं पहुंचे होंगे कि ससुर जी ने फिर कोठरी की कुंडी खड़काई। चलो बहू, तैयार हो जाओ। कहाँ चलना है बाबूजी? बैंक चलना है। अपने साथ तुम्हारा जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, उसमें दोनों चेक जमा कर देंगे। जी, जैसा आप ठीक समझें। वैसे उन्होंने मेरे साथ एक खाता पहले खुलवाया था, आप कहें तो उसी खाते में। बैंक के काम के लिए आए दिन होने वाली भाग दौड़ कर पाओगी तुम? मैंने तो तुमको आराम देने के लिए कहा था, लेकिन देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में शायद कुछ और ही चल रहा है। बलेसर को गए भी दिन ही कितने हुए हैं और तुमने अपना पराया शुरू कर दिया। मुझे बहुत दुख पहुँचा है इससे। यही संस्कार लेकर आई हो अपने घर से? ससुर जी पहले तड़पे, जरा सा पिघले और फिर अचानक भड़क उठे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में सचमुच ऐसी कोई बात नहीं थी। ससुर जी को मनाने में मेरे पसीने छूट गए। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से वो माने और हमने जाकर अपने दोनों के नाम से बैंक में संयुक्त खाता खुलवाया और दोनों चेक उसमें जमा कर दिए। ससुर जी ने 1000 रुपये नकद जमा करके खाता खुलवाया था, सो पासबुक तो तुरंत मिल गई, लेकिन चेक बुक डाक द्वारा आनी थी। कुछ दिनों बाद ससुर जी उस दिन मिली पासबुक और डाक से आई चेक बुक लेकर मेरी कोठरिया में आए। लो, इसे संभाल कर रख लो। ससुर जी ने पासबुक और चेकबुक मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, बगैर ये सोचे कि संभाल कर रखने के लिए मेरे पास जगह ही कौन सी रहने दी है उन्होंने। आप ही रखिए, मैंने कहा। नहीं भाई, ये सब बवाल है, तुम ही संभालो। मुझे इस जंजाल से दूर ही रखो। मैंने दोनों चीज़ें ले लीं और कोठरिया में रखी अपनी बखसिया में रख दी। एक रात 11 साढ़े 11 बजे। सो गई क्या? ससुर जी कोठी के दरवाजे पर थे। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ, मैंने कोठरी के दरवाजे के पीछे से कहा और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। मुझे ज़रा बोरियां गिननी है, उन्होंने कहा। इतनी रात में? हाँ अभी, मुझे अभी गिननी है, दरवाज़ा खोलो, उन्होंने हुक्म देने वाली मजबूत आवाज़ में कहा। मैंने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने का रास्ता देने के लिए सिमट कर एक किनारे खड़ी हो गई। ससुर जी ने टॉर्च की रोशनी डाल डालकर आगे पीछे की सारी बोरियों की गिनती की, साथ में लाए कागज़ पर कुछ नोट किया और तखत के एक कोने से टिक कर बैठ गए। मुझे तुमसे एक बात कहनी है सर्वेश। मुझे आश्चर्य हुआ, न बेटी, न बहू, न बहू रानी, न सर्वेश्वरी, सीधे ससुर जी पहली बार मेरा नाम ले रहे थे और वो भी इस तरह जैसे। जी कहिए। देखो,
कभी मन में कोई इच्छा जगे तो संकोच ना करना। जिसको जाना था वो तो चला गया, अब उसके कपड़े सूंघते रहने से तो बलेसर तुम्हें मिल नहीं जाएगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ। मेरा मतलब है किसी इच्छा के लिए मन मत मारना। तुम बहुत सुंदर हो और मैं जानता हूँ कि सुंदर स्त्री के मन में पुरुष संसर्ग की बहुत इच्छा रहती है। ससुर जी ने किसी स्त्री विशेषज्ञ की तरह कहा और अपनी धोती के फेटे की एक परत ढीली की। वहाँ से उन्होंने 10 रुपये का एक नोट निकाला और मेरी हथेली में ठूंस दिया। अब तक मेरी समझ की धुंध छट चुकी थी, लेकिन तभी अपनी चिकनी कमर पर मैंने उनकी खुरदुरी हथेली की रगड़ और बढ़े हुए नाखूनों वाली बकोटा सी मारती पकड़ को महसूस किया। नहीं, छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीज़ी है? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको मैं अपने पिता की जगह। मैं और आगे बढ़ने लगे, उनके हाथ को रोकने के लिए कसमसाने लगी। सासू जी को मरे कुछ साल बीत गए थे। लगता था कि मुझ अकेली हो गई को देखकर ससुर की भूख चमक उठी थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उनको जोर से धक्का दिया। भारी भरकम ससुर दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। अभी तो घर से निकालकर कोठरी में पहुंचाया है, क्या चाहती हो? तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सड़क पर खड़ा कर दूं? कल को तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी चौराहे पर खड़ा कर दूंगा, तब किस किस को मना करोगी? ससुर ने तेज हो चुकी अपनी सांसों के बीच धमकी दी और फिर मेरी तरफ बढ़े। मैंने अपने बचाव के लिए बेटी को चुटकी काटकर जगाने की कोशिश की। टिकली एक बार कुनमुनाई और फिर सो गई। अपनी बेटी के बारे में बस एक क्षण को सोचने लगी, और जब तक मैं उसे जगाने के लिए और ज़्यादा गहरी चुटकी काटती, ससुर ने किवाम की गंध से पूरित तेज तंबाकू वाले अपने लाल होंठों से मेरे होंठ कस दिए। वो मेरे ऊपर लद गया। मेरी सांस रुकने रुकने को आई। मैं एक छोटी सी सांस पाने के लिए छटपटाने लगी और ससुर भैंसे जैसी तेज सांसें लेते हुए मेरे ऊपर पछाड़े खाने लगा। मुझे मना करने की कभी सोचना भी मत। ससुर ने अपनी धोती की लांग को वापस पीछे कसते हुए अंतिम चेतावनी दोहराई और अघाई हुई लंबी डकारें लेते हुए कोठरी से निकल गए। जो तूफान मेरे ऊपर से गुजर गया था, उसको झेलने के कारण तेज हो गई अपनी धड़कनें मैं खुद सुन पा रही थी। मेरी हड्डियों और मज्जा में कसैला धुआं सा भर गया। मुझे अपने औरत होने और सुंदर होने पर पहली बार घिन छूटी। चिपचिपाती हुई एक अजीब सी मतली लाने वाली गंध सारी कोठरी में फैल गई। मेरे नथनों से होती हुई वो गंध मेरे दिमाग में चढ़ गई और मैं किसी पागल की तरह वहाँ से निकली और सीधे थाने जाकर रुकी। थानेदार ने मुझे बैठने को कुर्सी दी, मुझे पानी पिलाया और मेरी पूरी बात सुनने के बाद ससुर जी को थाने में तलब करके न्याय करने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद एक सिपाही कुठरिया के सामने खड़ा था। थानेदार ने बुलाया था। मैं जैसे ही थानेदार के कमरे में गई, उसने त्रिया के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में संस्कृत में कुछ बोला, फिर उसका मतलब बताया। उस रात को जो मुझसे आप कहकर बातें कर रहा था, वही थानेदार तुम और तू पर उतरा हुआ था। ऐसे देवता जैसे सज्जन पुरुष पर इतना घिनौना आरोप लगाते तुझे शर्म नहीं आई? वही जहाँ तू इस समय बैठी है, तेरे ससुर जी बैठकर आंसुओं से रो रहे थे। जानती है वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि वो तो तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा भला आदमी मिल जाए जो मेरी बहू को उसकी बेटी सहित स्वीकार करने को तैयार हो, तो मैं उसकी शादी कर दूं और कन्यादान का पुण्य कमा लूं। और तू उस महान आदमी के ऊपर, छी छी छी। अपना मेडिकल कराया था तूने कि आधी रात में सीधे मेरे ही पास आकर गिर गई? मैंने तेरे ससुर जी से पूछा कि उन्होंने अपनी बहू को कोठरी में क्यों डाल रखा है, जैसा कि तूने उस रात रोने का ड्रामा करते हुए बताया था। तो उस बेचारे ने कहा कि मेरी तो ये हालत है थानेदार साहब कि ये जांग खोलूं तो लाज और वो खोलूं तो लाज। उन्होंने तेरी असलियत बताई कि तूने ही घर में फैन हाव मचाकर कोठरी में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि तू रात बेरात अपनी कोठरी में आदमियों को बुलाती है। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू बेहया औरत, अपने इलाके में ये बदकारियाँ नहीं चलने दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तेरी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर बंद कर दूंगा। याद रखना, फिर मैं तेरे ससुर जी की मान प्रतिष्ठा और उनकी भलमनसाहत का भी ख्याल नहीं करूँगा। चल भाग जा यहाँ से। मेडिकल कराना क्या होता है, ये बात तो मुझे बहुत बाद में पता चली। उस समय मेरा दिमाग थानेदार की बातें सुनकर एकदम सुन्न सा पड़ गया था। उस समय तो नहीं सोचा था, लेकिन आज इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि वो पहला मौका था जब सामने बैठे आदमी पर मेरे रूप का जादू नहीं चला। उस समय तो थानेदार के सिर पर किसी और ही चीज़ के जादू का असर रहा होगा। उसके सामने रूप का क्या है? और फिर उसको तो पता ही था कि ना औरत कहीं भागी जा रही है और ना कुठरिया। ससुर ने इशारा कर ही दिया है।
जिस किसी दिन मन करेगा बयान लेने कुठरिया में चला ही आएगा। कोठरी का मजबूत बेलन न जाने कब टूट गया। वो ससुर जो मुझे पुत्र वधू बनाकर लाया था, जेठ जिसने मुझे अनुज वधू के रूप में स्वीकार किया था, और देवर जिसने मुझे कभी भाभी माँ के रूप में मान दिया था, उन सब में कोई न कोई रात के समय 10 का एक नोट लेकर मेरी कोठरी में धड़धड़ाते हुए घुस आता। सबकी बीवियाँ बैठी थीं, लेकिन वे सब डाल में लगे हुए फल की तरह फीकी लगने लगी थीं। कोठरिया में लूट कर मिलने वाला फल लगा था जो मीठा मालूम देता था। मैं अब घर के सारे मर्दों के लिए सहज उपलब्ध हो गई थी। बांझ बनाए रखने के लिए हर 3 महीने में मुझे न जाने कौन सा इंजेक्शन एक लगाया जाता था। एक नर्स आती थी इंजेक्शन देने। मैं जिस आसानी से इंजेक्शन लगवा लेती उससे नर्स चकित सी होती। उसे कैसे बताती कि मेरी वो आसानी कितनी मुश्किलों से भरी होती थी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उन सब ने एक दूसरे को कैसे बताया होगा कि मेरा एक रात का रेट 10 रुपया तय किया गया है। पता नहीं, लेकिन घर में एक खेल तो शुरू ही हो चुका था। बगल के बालों की उबकाई लाने वाली बदबू, पायरिया की सड़न भरी सांसें, कभी कभी पाउडर, सेंट और पसीने की मिली जुली गंध, जो भी मेरी कोठरी में घुसता अपनी चप्पलें बाहर उतार देता। कोठरी में घुसने का जिसका दांव पहले बैठ जाता उसकी चप्पलें बाहर रखी दिखाई पड़ती। उन चप्पलों के हटने से पहले कोठरी के दरवाजे के बाहर कोई नई चप्पल नहीं उतरती थी। एक रात मेरा देवर अपनी जान युद्ध की पूरी तैयारी के साथ आया। वही देवर जिसने भाभी माँ के संबोधन के साथ पहली बार मेरे पाँव छुए थे। उस रात मेरे सामने मर्द बनकर खड़ा था। उसने कोई सस्ता सा परफ्यूम छिड़का हुआ था। मुंह से किसी बहुत सुगंधित माउथ फ्रेशनर की खुशबू आ रही थी। बालों को अच्छी तरह से सेट कराया हुआ था। वो अपने रथ में जुटे घोड़ों को तेज रफ्तार से हाँकते हुए ऐसा आया जैसे एक ही हमले में पूरा दुर्ग जीत लेगा और दुंदुभी बजाते हुए अपनी फतेह का झंडा गाड़ देगा। लेकिन वो रणभूमि के पास तक भी नहीं पहुंच पाया था कि उसके रथ की धुरी टूट गई और वो मुंह के बल बहरा कर गिर पड़ा। तब तक मैं खासी बेहया हो चुकी थी। मेरे मुंह से हंसी निकल गई। धंधे में ईमानदारी रहनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं तो पैसे किस बात के। मेरी हंसी से खिसियाए देवर ने मेरी उंगलियों में फंसा अपना 10 का नोट वापस लेते हुए खुश्क गले से कहा और कोठरी से बाहर निकल गया। उस कोठरी में उस समय तक जो कुछ चलता रहा था उसे तब तक कोई नाम नहीं मिल पाया था। हद से हद उसे बलात्कार, व्याभिचार, दुराचार या अत्याचार जैसा कोई नाम दिया जा सकता था। लेकिन मेरे देवर राजा ने उस रात मुझे धंधे वाली और उस हिसाब से कोठरी को कोठा बना दिया था। ये नाम तो उस दिन थानेदार भी नहीं दे सका था। मुझे हालत ने ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचा दिया था जहां मैं कुछ भी सोचने समझने की ताकत खो चुकी थी। जैसे ही रात आने लगती थी मैं रसोई घर में काम करते हुए ये सोचकर कांप उठती कि यहाँ से जाने के बाद पता नहीं आज मेरी मुट्ठी में 10 का नोट ठूंसने कौन आएगा। उस रात अचानक मुझे बोध हुआ कि बलात्कृत की पीड़ा इतनी गहरी होती है कि उसे कितना भी व्यक्त करना चाहे उसका 100वां हिस्सा भी व्यक्त नहीं कर सकती। मैं रो तक नहीं पा रही थी, बल्कि मैं रोना भूल ही गई थी। मेरे सामने दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। मैं जिस रास्ते पर चलकर छुटकारा पाने की सोचती उस पर घना काला अंधेरा पहले ही आकर मेरा रास्ता रोक लेता। मैं जानती थी कि जिस दिन इन सब का मन मुझसे भर जाएगा उस दिन इन सब की निगाह मेरी बेटी पर होगी। ये सोचकर मैं कांप उठती। मेरी पीठ से घबराहट, चिंता और तड़प की एक ठंडी लकीरें उठती और दिमाग तक चलती चली जाती। मेरे पेट में गोला जैसा कुछ उठने लगता। मेरे पैरों में खड़े रहने की ताकत भी नहीं बचती। मैं ऐसी हो गई थी जैसे जाने कितने महीनों से बीमार हूँ और खड़े होने की कोशिश करते ही गिर पड़ूंगी। मैं किसी भी तरह से कुछ भी करके, कुछ भी सह के इस नरक से खुद भी निकलना चाहती थी और अपनी बेटी को भी इस नरक में पड़ने से बचाना चाहती थी। मेरे पास रुपया आ गया था। मुझे बस किसी एक रास्ते की तलाश थी जिससे निकलकर मैं अपनी बेटी के साथ खुली हवा में सांस ले सकूं। तभी एक दिन अचानक मुझे ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत जैसा जोसेफ मिला। रात के अंधेरे में 10 रुपये में मेरे साथ हमबस्तरी करने वाले परिवार में 9 मर्द थे, लेकिन मेरी बीमार बेटी को अस्पताल तक ले जाने के लिए उनमें से एक भी नहीं था जो मेरे साथ अस्पताल आ जाता। पर्चा बनवाने के लिए मैं लाइन में लगी थी और 4 साल की हो रही बेटी को गोद में उठाए उठाए लंबी लाइन में लग रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसका बदन तेज बुखार से तप रहा था। तभी जोसेफ ने बेटी को मेरी गोद से अपनी गोद में ले लिया और पर्चा बनने तक लाइन में मेरे बगल होकर साथ साथ चलने लगा। उसने बताया
कि अस्पताल में उसका कोई काम नहीं था, वो मोहल्ले के किसी आदमी को दिखाने आया था। उसने बताया कि वो बेसहारा लोगों की मदद के लिए लगभग रोज़ ही अस्पताल आया करता है। मुझे वो अपने परिवार के मर्दों के मुकाबले कहीं अच्छा इंसान लगा, जो परोपकारी और मददगार है। जब मैं अपने आप को भीतर से एकदम अकेली और डूबता हुआ महसूस कर रही थी, मुझे जोसेफ में कहीं एक सहारा सा दिखाई दिया। वो डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने तक बराबर मेरे साथ बना रहा। बेटी को दिखाने के बाद हम दोनों ने अस्पताल की बेंच पर बैठकर कुछ देर बातें की। उसने बताया कि दुनिया में उसका कोई नहीं है। मैं भीतर से बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरा मन उसके मुंह पर अपनी हथेली रखकर उसे ऐसा कहने से रोकने का हो आया। उसने मुझे बताया कि वो कोई अपना काम शुरू करना चाहता है। मैंने उससे 2 दिन बाद उसी जगह फिर मिलने की बात कहकर विदा ली। मैंने मन ही मन कुछ निर्णय कर लिया था। अगले दिन मैं टिकली को दिखाने के बहाने बैंक के मैनेजर के पास गई, जिसने उसे अकाउंट खुलवाया था। मैंने उसके सामने चेकबुक रखी ताकि वो मेरा चेक भर दे। मैनेजर ने चेक भरने के बाद कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। उसने निचले होंठ पर मुड़ी हुई तर्जनी रखी। एक बार चेकबुक को पुष्ट की तरफ से खींच कर देखा, फिर कुछ क्षण सोचा। क्या इसके पहले भी आपने कई चेक काटा है? मैनेजर ने पूछा। नहीं, मैं खाता खुलवाने के बाद पहली बार बैंक आई हूँ, मैंने कहा। मैनेजर ने कंप्यूटर के स्क्रीन को मेरी ओर मोड़ा। उसने अपना पेन उलटकर उसे पॉइंटर सा बनाते हुए वो चेक नंबर दिखाया, जो इसी चेकबुक से पहले काटा जा चुका था। मेरे ससुर ने अकाउंट खुलने के 10 दिन के बाद ही 40 लाख रुपए मेरे और अपने संयुक्त खाते से निकालकर उसी बैंक के अपने दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए थे। मैनेजर ने चेकबुक खोलकर दिखाया कि उसमें से एक लीफ पहले फाड़ी जा चुकी है। सुनते ही मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई। कुर्सी पर बैठे हुए लगा कि कमरे की दीवारें घूमने लगी हैं। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने रुआसी आवाज़ से मैनेजर से पूछा। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आइदर और सर्वाइवर अकाउंट में कोई भी एक आदमी पैसा निकाल सकता है, उसने 2 टूक जवाब दिया। फिर अब मैं क्या करूं? मैंने निराश आवाज़ में कहा। आपकी मदद पुलिस कर सकती है, उसने मुझे सलाह दी। पुलिस का मतलब था वही थाना और वही थानेदार। वहाँ जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे पंख पूरी तरह से नोच डाले गए थे। अब मेरी हालत उस गाय जैसी हो गई थी जिसके भागने पर लगाम लगाने के लिए गले में भारी सा घंटोल डाल दिया गया हो। खाते में छोड़ दिए गए 2 लाख रुपए मैंने निकाले और बेटी को गोद में उठाए किसी तरह लड़खड़ाती हुई वापस अपनी कोठरी में पहुंच पाई। अपने आप को मैंने कोसा, तुम मूर्ख हो तो इस चालाक आदमी का क्या दोष। एक दिन बाद मैं उसी बेंच पर बैठी जोसेफ का इंतज़ार कर रही थी। जब से खाते से रुपए निकाल जाने की बात पता लगी, तब से मैं जोसेफ के बारे में सोचती रही थी। पता नहीं क्या सोचकर ससुर ने 2 लाख रुपए खाते में छोड़ दिए थे। अब मैं जोसेफ का अपना काम शुरू करने के लिए मदद कर सकूंगी। उस दिन जब उसने अपना कोई काम शुरू करने की बात कही थी, तभी मैंने सोचा था कि मैं अपने खाते से निकाल कर जितना उसको ज़रूरत होगी रुपए दूंगी। मैंने बेंच पर बैठे हुए अपने को उस दिन बहुत अकेला पाया। बैंक में चेक जमा करने वाले दिन से मन कितना निश्चिंत हो गया था कि इतना पैसा मेरे पास है कि मैं अपनी बेटी का भविष्य संवार ले जाऊंगी। पति के जाने के बाद एक एक पैसे की मोहताज होकर मैं जान गई थी कि जीने के लिए पैसे से बड़ी और कोई मजबूती नहीं होती। मुझे लगता था कि मेरे पास जो पैसा था उससे मैं नई ज़िंदगी शुरू कर सकूंगी। मुझे अब जोसेफ का इंतज़ार था, क्योंकि अब मुझे उसी का सहारा था। मैं अपने आप से बातें करते हुए जोसेफ को लेकर बहुत दूर तक सोच जाती। क्या होगा? बहुत होगा, मुझसे अपना धर्म बदलने के लिए ही तो कहेगा। औरत का तो वैसे भी कोई धर्म नहीं होता। वो आया। उस दिन की मुलाकात में मैंने जोसेफ को सब कुछ बता दिया, बिना कुछ छिपाए सब कुछ। चलो अब इस मुल्क में नहीं रहना, जोसेफ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। फिर? पहले हम शादी बनाएंगे। आज से तुम्हारा नाम जेनी और तुम्हारी बेटी का नया नाम होगा टीना, और इस नए नामों के साथ शुरू होगी हमारी नई जिंदगी। उसने जिस ढंग से कहा, उससे पहले तो मेरी हंसी छूट गई। लगता था जैसे सदियां बीत गईं मेरे होठों को हंसे हुए। जोसेफ ने मुझे हंसा दिया था। मगर हम जाएंगे कहाँ? तुम जानते हो मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, मैंने रुपए की गड्डी जोसेफ को थमाते हुए कहा। बहुत है जेनी, मैं सब ठीक कर लूँगा, रुपए तुम अभी अपने पास ही रखो। नहीं, वहाँ रुपए रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैंने रुपए वापस करने के लिए बढ़े उसके हाथ को रोकते हुए कहा।
वो मुझे मेरे नए नाम से पुकारने भी लगा था। उसके पास बैठकर लगा जैसे सचमुच किसी नेक और हिम्मती मर्द ने मुझे अपने सहारा देने वाली मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया है। मेरा मन उसको चूम लेने का करने लगा। बेंच से उठकर हम दोनों 3 दिन बाद मिलने की बात तय करके अपने अपने घरों को लौट गए। और फिर एक दिन बाइबल की शिक्षा, बपतिस्मा और होली कम्युनियन की रस्म पूरी होने के बाद मैं, जेनी और टिकली टीना बनकर गिरजाघर के बाहर निकले। उसके कुछ दिनों बाद हम दोनों चर्च में एक दूसरे को मालाएं और अंगूठियां पहनाने, चुंबन लेने और रजिस्टर में दस्तखत करने के बाद पति पत्नी बन गए। मेरी उंगली में बालेश्वर की दी हुई एक अंगूठी पड़ी थी, वो मैंने उतार कर जोसेफ को पहना दी। जोसेफ ने सिगरेट की पन्नी को गोल अंगूठी का आकार देकर मेरी उंगली में डालते हुए कहा, मेरे पास सोना नहीं है जेनी, लेकिन प्यार भरपूर है। मैंने उसकी अंगूठी को चूम लिया। जब तक जोसेफ कुछ तय नहीं करता तब तक मुझे धर्म परिवर्तन और अपनी शादी की बात छिपा कर रखनी थी। सर्वेश्वरी से जेनी बन जाने की बात अपने सीने में दबा कर रखनी थी। सर्वेश्वरी का पता तो वही पुराना वाला था, लेकिन जेनी का पता अब वो हो गया था जो जोसेफ का था। जोसेफ ने अपने साथ मेरे और टिकली के पासपोर्ट बनवा लिए। उसने मुझे बताया कि हिंदुस्तान में आपके पास अगर पैसे हैं तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन कौन सा पहाड़ उठाने का काम था। कुछ दिनों बाद जोसेफ, जेनी और टीना के नाम पर खरीदे गए हवाई टिकट हमें खाड़ी के एक देश लेकर पहुँचे। जोसेफ को बहुत जल्दी थी। अभी हवाई यात्रा की कानों में दर्द पैदा करने वाली सनसनाहट भी दूर नहीं हुई थी कि अगले ही दिन उसने मुझे हाफ पैंट और हॉल्टर टॉप पहनने को दिया और कहा, ज़रा पहन कर दिखाओ तो। सफ़ेद रंग के सामने से खुले जालीदार हॉल्टर को देखकर मैं समझी कि ये प्रेम में पगे हुए एक पति की फरमाइश है। मैं उसके दिए कपड़े पहनकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओह किलर ब्यूटी, उसके मुंह से निकला। उसने बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं शर्मा गई। लेकिन हॉल्टर टॉप के नीचे ब्रा नहीं पहनी जाती, जोसेफ ने कहा तो मैंने उसके सीने में मुक्के मारे और उसके सीने में सिर छिपा लिया। जैसा मैंने कहा है वैसे ही पहन कर आओ, जल्दी करो, हमें बाहर निकलना है। जोसेफ ने मुझे अपने से अलग करते हुए कहा, तो मेरी समझ में नहीं आया कि इन कपड़ों में मैं बाहर कैसे जा सकूंगी। मैं चेंज करके आती हूँ, मैंने कहा और मुड़कर जाने को हुई तभी जोसेफ की फैसला सुनाती आवाज़ सुनाई दी। तुमको इन्हीं कपड़ों में चलना है और अब रोज़ शाम तुमको इन्हीं कपड़ों में जाना है। इसको पहनकर तो मैं सबके सामने नंगी सी हो जाऊंगी। तो क्या हुआ, आखिर वहाँ भी तो हर रात नंगी ही हुआ करती थी। तुम्हारे लिए नंगी होना कौन सी नई बात है। बहुत नखरे मत करो, जाओ हॉल्टर जैसे पहना जाता है वैसे पहन कर आओ, उसने कहा और भीतर जाने के लिए धक्का सा दिया। पहले मुझे लग रहा था कि जोसेफ अपनी पत्नी को आधुनिक औरत की तरह सजाना संवारना चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए नंगी होना कौन सी नई बात है ने मेरे सारे भरम तोड़ दिए। जोसेफ मुझे उसी अधनंगी हालत में बाजार ले गया। वहाँ उसने मेरे लिए ऊंची प्लेटफॉर्म हील वाले सैंडल खरीदे। दुकानदार ने काले रंग के उन सैंडल के लेस फुल्लियों से निकालकर दोनों पिंडलियों पर गोलाई से कस दिए। ऐसे सैंडल पहनने की कौन कहे, मैंने उससे पहले देखे तक नहीं थे। उन्हें पहनकर 2 कदम चली तो पैर बार बार मुड़ जाता था और लगता था कि अभी गिर पड़ूंगी या पैर में मोच आ जाएगी। जोसेफ मेरी हालत देखकर बराबर झिड़क रहा था। गंवार औरत को साथ रखो तो यही होता है। जोसेफ उस दिन जूतों की दुकान से मुझे उस शाम जहाँ ले गया वो एक पब था जिसका नाम जॉकी था। शाम से पब में घोड़ियों और कुछ देर बाद उन पर सवारी करने वाले जॉकियों का आना शुरू हो जाता था। वो पब एक ऐसी जगह थी जहाँ घोषित तौर पर तो औरतें और आदमी मिलते थे और साथ बैठकर बियर पीते थे। ये अलग बात है कि सौदा पड़ जाने पर कोई आदमी किसी औरत को लेकर कहीं भी जा सकता था। ये 2 लोगों के बीच की बात थी, इस पर किसी को ऐतराज़ करने का कोई अधिकार भी नहीं था। सरकार के भी तमाम प्रतिबंध दिखावटी थे, इसलिए जब तक कोई विवाद ना हो इस मामले में वो कुछ नहीं करती थी। बहुत कम रोशनी वाला बड़ा सा वो हॉल अधनंगी औरतों, बियर की गंध और सिगरेट के धुओं से भरा हुआ था। उस धुंधलके में इधर उधर डोलती हुई औरतों के गोरे जिस्म लोगों को अपनी ओर बुलाते से जान पड़ते। मैं देख रही थी कि औरतें अपने गाल, जांघ, कमर और सीने पर हाथ रखने देकर नए आए आदमी को अपनी बानगी सी पेश करती, एकदम मुफ्त।
आखिर आदमी जानवर खरीदता है तो उसे भी तो छूकर और थपथपा कर देखता ही है। फिर वहाँ तो एक औरत का मामला होता जिसका सौदा करने से पहले ठीक से देख परख लेना जरूरी होता है। ज़्यादातर लोग बियर के हल्के नशे में औरतों को छू छू कर मन बहलाते और समय बिताकर वापस लौट जाते। औरतें ऐसा करने से किसी को मना भी तो नहीं कर सकती थीं। मैं देख रही थी कि लोगों की निगाहें मुझ पर ही टिकी हुई थीं, लेकिन मैं किसी भी आदमी को अपने पास फटकने नहीं दे रही थी। एक आदमी ने मुझे छू लिया तो मैं उस पर चिल्ला पड़ी। पब में झगड़ा होने पर पुलिस आ सकती थी, गिरफ्तारी हो सकती थी, यहाँ तक कि पब बंद किया जा सकता था। जिस आदमी पर मैं बिगड़ उठी थी उसने मुझसे पीछा छुड़ाया और पब से भाग निकला। जोसेफ ने भी मुझे वहाँ से निकाला और घर लाकर मेरी पिटाई की। उसने मुझे धमकी दी कि टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ आकर धंधा कर रही हो, छोड़कर चला जाऊँगा तो जेल चली जाओगी, कोई पूछने नहीं आएगा। उसने मेरी ओर हिकारत से देखते हुए दुत्कार की आवाज़ में कहा, बहुत पायस बनने की कोशिश मत करो। पब में जैसे बाकी औरतें आती हैं और ग्राहकों के साथ बैठती हैं, मुझे भी वैसा ही करना होगा। करना मुझे वही था जिसके लिए जोसेफ मुझे वहाँ ले गया था। जोसेफ मुझे आए दिन पीटता, भूखा रखता और धंधा करने के अपराध के परिणामों का डर दिखाकर मुझे अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करता। आखिर तंग आकर धीरे धीरे मैं भी उन्हीं घोड़ियों में शामिल हो गई जो सवारी के लिए किसी जॉकी को पटाने के लिए अपने सारे छिपे हुए हरबे इस्तेमाल करती हैं। मैं ग्राहक के इंतज़ार में रात 1 बजे तक पब में रुकती, उसके बाद वापस लौट जाती। जितने समय में पब में रहती जोसेफ भी बियर की चुस्कियाँ लेता वहीं आसपास डोलता रहता। अगर कोई सौदा पड़ जाता तो मैं ग्राहक के साथ टैक्सी में कमरे की ओर चलती। जोसेफ टैक्सी के पीछे मोटरसाइकिल पर पीछे चलता रहता। टिकली को हॉस्टल में डाल दिया गया था ताकि जोसेफ ने अचानक मेरे पूरे संसार को हिलाकर रख दिया था। ये वो जोसेफ नहीं था जो मुझे अस्पताल की बेंच पर मिला था। ये तो वो जोसेफ मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था जो उस दिन अस्पताल की बेंच पर मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मन ही मन खुश हो गया होगा कि एक अच्छा शिकार खुद उसके पास चलकर आ गया है। कुठरिया में मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उसको जानकर उसने ये फैसला तभी कर लिया होगा कि मैं कौन सा काम बहुत महारत से कर सकती हूँ। मैं उसको जितना प्यार करती थी अब 1000 गुना ज़्यादा उससे नफ़रत करने लगी थी। मुझे अपनी उसी नफ़रत को साथ लिए जोसेफ की शर्तों पर उसी के साथ रहना था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी हालत उस आदमी जैसी हो गई जिसकी ज़िंदगी में छटपटाहट के सिवाय कुछ नहीं रह गया था। उस कोठरी में जिस काम के मुझे एक आदमी से 10 रुपये मिलते थे, जोसेफ ने मुझे जिस नए मुल्क में पहुंचा दिया था वहाँ मुझे एक बार के 1000 दिरहम मिलने लगे। यही था वो अपना काम जिसे जोसेफ शुरू करना चाहता था। मैं सदमे में आ गई थी, लेकिन मशीन बन गई थी। इतने मासूम चेहरे के पीछे इतनी बदसूरत काइयाँ और क्रूर चेहरा देखकर मैं दहल गई। मुझे गहरा धक्का लगा। उसने मेरे साथ जो किया था उसके लिए धोखा शब्द तो बहुत छोटा था। मुझे विश्वासघात की गहरी गुम चोट लगी थी जिसका दर्द अब कुछ भी अच्छा घटित हो जाने से कम नहीं हो सकता था। मेरी भावनाओं के साथ उसने कितना घिनौना मजाक किया था। मैं उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। यही था उसका वो भरपूर प्यार जिसका वादा उसने पन्नी की अंगूठी पहनाते समय मुझसे किया था। मैं उसको अपना क्या मानने लगी थी आपको बता ही नहीं सकती। ज़िंदगी में एक सबक और मिला कि अपना मन और अपना दुख उलीझने से पहले देख लेना चाहिए कि आपकी कोमल तरल भावनाएं किसी कलश में जा रही हैं या किसी बजबजाते गंदे नाले में गिर रही हैं। जोसेफ के साथ आकर मैं अपनी टिकली को बचा सकी थी, यही एक संतोष था जिसके सहारे मैं जोसेफ के सारे अत्याचार सहने को तैयार थी। अब मुझे वैसे ही रहना था जैसा वो रखे। मेरा पासपोर्ट जोसेफ के पास था और रोज़ होने वाली कमाई भी उसी के पास रहती थी। जोसेफ देख रहा था कि पब में आमदनी की कोई गारंटी नहीं थी। जोसेफ के पास काम करने का वीज़ा था, लेकिन मेरे टूरिस्ट वीज़ा की मियाद ख़त्म हो रही थी। मेरे वीज़ा की मियाद ख़त्म होने से पहले ही वो मुझे और टिकली को लेकर कहीं और जाने की योजना बना रहा था। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो अब हम दोनों को लेकर बैंकॉक जाएगा, जहाँ ना तो कोई सरकारी रोक टोक है और न ग्राहक मिलने में कोई दिक्कत। मुझे तो वैसा ही करना था जैसा वो कहता। मैं तो उसके हुक्म की गुलाम ही थी। उसके पीछे पीछे चलना ही मेरी नियति बन चुकी थी। मुझे तो कमाई करनी थी क्योंकि मुझे टिकली को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना था। एक दिन वो, मैं और मेरी बेटी चल दिए उस नए देश की ओर। मैंने बैंकॉक में आकर लड़कियों का बाजार देखा तो मेरा सिर घूम गया। एक पूरी सड़क थी
जिसके दोनों ओर लिपी पुती लड़कियों की मंडी लगी हुई थी। वे इफरात में थीं और लोग खरीदने से पहले उन्हें आंखों ही आंखों तौलते हुए टहल रहे थे। लड़कियां इशारे करके और आवाज़ें लगा लगा कर ग्राहकों को बुलातीं, अपने जिस्म पर हाथ फेर कर अपनी मांसलता और कामुकता का आभास करातीं। किसी ग्राहक के उपेक्षा से आगे बढ़ जाने पर वो पीछे आ रहे किसी दूसरे संभावित ग्राहक के लिए फिर वही सब दोहराने लगतीं। ऐसा करती हुई वे लड़कियां बेहद दयनीय लगतीं। पूरे शहर में सड़कों पर कहीं भी लड़कियां स्टैंड पर खड़े किए गए अपने स्कूटर पर पसरी दिखाई दे जातीं, जो सीट पर बेफिक्री से अथलेटी मोबाइल से खेलती रहतीं, ताकि ग्राहक उनको हर कोण से देखकर उनके जिस्म के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा कर सके। ऐसी लड़कियां स्कूटर पर ही ग्राहक तय करतीं और सौदा तय होने पर स्कूटर के पीछे बैठा कर अपने साथ ले जातीं। मैं सोचती कि कौन है ये लड़कियां, कहाँ से आई होंगी, क्या इनको भी इनका कोई जोसेफ अपना कोई काम शुरू करने के लिए साथ लाया होगा और इस बाज़ार में उतार गया होगा। बाज़ार में बैठी सभी लड़कियों ने देर रात तक ग्राहक के आने के इंतज़ार में जागने की आदत कैसे डाली होगी। ग्राहकों को रिझाने और पटाने की कला इन्होंने कहाँ से सीखी होगी। या हो सकता है सहज स्त्रियोचित चेष्टाओं का दुरुपयोग करना इनको आ गया होगा। ये खुश तो नहीं होंगी, फिर कैसे हर वक्त इतना हंसती और सड़क पर आपस में हंसी ठिठोली करती रहती हैं। सभी लड़कियां देर रात तक जागते रह सकने के लिए हर समय कुछ ना कुछ खाती दिखाई देती हैं। वो तादाद में इतनी ज़्यादा थीं कि उनकी आमदनी की कोई गारंटी नहीं रहती। बहुत सी लड़कियों को तो खाली हाथ लौटना पड़ता होगा, यानी खाने में पैसा इनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता होगा। क्या इनका भी कोई जोसेफ इनकी सारी कमाई अपने पास रख लेता होगा और खर्च के लिए उतना ही पैसा देता होगा जितना वो ज़रूरी समझता होगा। ये लड़कियां जागने के लिए बाज़ार में बैठकर जो खाती हैं, क्या इनका जोसेफ उनके पैसे काट लेता होगा। क्या इन लड़कियों के कोई नाते रिश्तेदार भी रहे होंगे जिन्होंने इनको उस लफंगे जोसेफ के साथ जाने से रोकने की भरसक कोशिश की होगी, लेकिन ये नहीं मानी होंगी। तब सारे रिश्तेदारों ने इनसे जीने मरने के रिश्ते ख़त्म कर दिए होंगे। उसने इस नए मुल्क में भी टिकली को स्कूल के हॉस्टल में रख दिया था, ताकि मैं कैसे बताऊं कि पिछले 4-5 बरस में मैंने कितनी तरह के मर्द देखे हैं। अलग अलग आदतों और स्वभाव के लोगों से पहले तो डर लगा करता था, लेकिन जैसे जैसे जिस्मानी व्यापार की इस दुनिया में मेरे दिन बीतते गए, मैंने डरना और हैरान होना छोड़ दिया है। मर्द मेरे लिए अब कोई अजूबा नहीं रह गया है। फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प वो आदमी लगते हैं जो सिर्फ कटलिक के लिए मेरे पास आते हैं। औरत को जिस्म से अलग करके देखने वाले मर्द नहीं के बराबर होते हैं। ऐसे लोगों को मुझसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि वो मेरी एक बाह का तकिया बनाकर लेटें और मुझे अपनी एक बाह के घेरे में लेकर आंखें बंद करके मेरा अपने पास होना महसूस करें। मैं भी ऐसे मर्दों की पलकों को चूम लेती हूँ और उनके बालों में उंगलियां फिराकर उन्हें अपने से चिपटाकर सुला लेती हूँ। हर औरत की तरह मैं भी आदमी की छुअन पहचानती हूँ। कई मर्द ऐसे भी देखे हैं मैंने जो मुझसे सिर्फ बातें करना चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि मैं उनकी झूठी सच्ची बातें सुन लूँ और उनके प्रति सहानुभूति जताऊँ। ऐसे मर्द अपनी बातें मुझे सुनाकर मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। जब जब ऐसे मर्द मेरे पास आते हैं जो पूरा भुगतान करके सिर्फ मुझसे बातें करना चाहते हैं, तब तब मैंने अपने भीतर की माँ को बहुत गहराई से महसूस किया है। किसी दुखी बच्चे को लोरी गाकर सुलाने या दुख पहुँचाने वाली बातों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए बहलाने वाली बातें करने वाली माँ। ऐसे हर मर्द के साथ समय बिताते हुए मेरा रोम रोम माँ बन जाता है। अपने भीतर मौजूद माँ के उस विराट रूप में मैं अपने भीतर एक आश्वस्त सी देख पाती हूँ कि मेरे भीतर अभी सब कुछ खत्म नहीं हो गया है। इतने बरसों से लगातार रौंदी जाने के बाद भी ये बाजार मुझे अभी तक छू नहीं पाया है। मैं ऐसे मर्दों की बातें सुनकर उनके साथ कई बार फूट फूट कर रो भी पड़ती हूँ। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो मेरे रो पड़ने के पीछे उनका दुख कम, मेरे अपने दुख की कुरेदन ज़्यादा होती है। ग्राहक के दुख के बहाने मुझे भी कभी कभी आंसू बहाने को मिल जाता है, वरना इस बाज़ार में आंसुओं का क्या काम। जब कभी कोई ग्राहक पूरे पैसे देने के बाद सारी रात मुझे सिर्फ देखता रहता है और सवेरे नोटों की मोटी गड्डी थमाकर चला जाता है, तो मन करता है कि उसके रुपए उसको लौटा दूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि खाली हाथ वापस लौटने पर जोसेफ तो मेरी जान ही ले लेगा। जब कभी ऐसा कोई कमाल करने वाला ग्राहक आ जाता है जो आम तौर पर नहीं आता, तो बालेश्वर बहुत याद आते हैं।
हुआ ऐसा था कि शादी के बाद वो मेरी पहली रात थी। बालेश्वर सारी रात मेरी अंगूठी से खेलते रहे, उसे मेरी उंगली में घुमाते रहे और पंखे की हवा से उड़कर चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से नरमी के साथ हटाते रहे। पूरी रात मेरी जब भी नींद टूटी, उनको अपने चेहरे को देखते हुए पाया। सवेरे अपनी उंगलियों से मेरे दोनों गालों पर चुटकी सी काटते हुए बोले, रात भर यार को पहलू में लिटाकर ए दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा था, मैंने कमाल किया ना? मैंने शर्मा कर अपना चेहरा उनके सीने में छिपाते हुए जवाब दिया था, आप तो खुद ही बहुत बड़े कमाल हो जी। उस दिन मैं सड़क पर ग्राहक की प्रतीक्षा में खड़ी थी। जोसेफ हमेशा की तरह कुछ दूर पर खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। एक आदमी मेरे पास आया। रेट पूछने के बाद उसने मुझे अपने होटल का नाम और कमरा नंबर बताया और अगले दिन शाम 4 बजे होटल पर आने को कहा। हम दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए। वो अपने रास्ते चला गया। आदमी के चले जाने के बाद जोसेफ मेरे पास आया। मुझे उसे बताना ही था कि मेरी उस ग्राहक से क्या बात हुई है। जोसेफ ने मुझसे कहा कि होटल में बुलाने पर यहाँ 5,000 भात का रेट है। मैंने उससे इस बारे में यानी बढ़े हुए पैसों के बारे में तो कोई बात ही नहीं की थी। मैंने उस आदमी को फ़ोन मिलाया और 5,000 भात लेने की बात बताई। वो राज़ी हो गया। अगले दिन मैंने होटल के बाहर पहुंचकर उस आदमी को फ़ोन किया कि मैं पहुंच गई हूं। किसी ग्राहक के पास होटल में जाने का वो मेरा पहला मौका था। उसने मुझसे कहा कि होटल की 10वीं मंजिल पर है, मैं लिफ्ट से ऊपर पहुंचूं। वो मुझे लिफ्ट के सामने खड़ा मिलेगा। मैं होटल के अंदर गई और जैसे ही लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। यहाँ का नियम है कि अगर कोई आदमी किसी औरत को होटल के कमरे में ले जाता है तो आदमी को काउंटर पर आकर एक फॉर्म भरना होता है और 2,000 भात बतौर फीस जमा करने होते हैं। मेरी जैसी हर औरत को यहाँ की सरकार ने आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है। कमरे में जाने वाली औरत को अपना आइडेंटिटी कार्ड काउंटर पर जमा कराना होता है, जो उस होटल से जाते समय वापस किया जाता है। गार्ड से ये बात सुनकर मैंने उस आदमी को फिर फ़ोन मिलाया कि मुझे ले जाने के लिए उसे ही नीचे आना पड़ेगा। वो नीचे आया, उसने फॉर्म भरा। जब 2,000 भात जमा करने की बारी आई तो उसने पाया कि जल्दी में पर्स वो अपने कमरे में छोड़ आया है। उसने मुझसे पास में पड़े सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा कि वो पर्स लेकर अभी आता है। ज़रा देर बाद काउंटर पर कुछ हलचल हुई। काउंटर पर लोगों की बातों से पता लगा कि होटल में 10वीं मंजिल पर रहने वाला कोई कस्टमर कमरे के इलेक्ट्रॉनिक ताले की चाबी अंदर ही भूल गया है और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। कस्टमर को अपने कमरे में जाने के लिए डुप्लीकेट चाबी की ज़रूरत है। मैं सोफे पर बैठी अनुमान लगा रही थी कि हो ना हो ये वही आदमी है जो मुझे अपने कमरे में ले जाने वाला है और अभी अभी ऊपर गया है। डुप्लीकेट चाबी से उसका कमरा खुलते खुलते 10-15 मिनट का समय बीत गया। जब वो नीचे आया तभी उसने सामने से आते कुछ लोगों को देखा। उनको देखते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गया। वो सिर झुकाकर शर्माते हुए जैसे सबसे आंखें चुराने लगा। मुझे उसका घबराना और शर्माना बहुत अच्छा लगा। एक युग बीत गया था किसी मर्द को शर्माते हुए देखे। मर्दों की बेगैरत और बेशर्म दुनिया में वो एक अजूबा सा लगा। सहसा वो मुझे पहचानना छोड़ अपने उन साथियों की ओर मुड़ गया। उसने मेरी ओर पीठ फेर ली जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। मैंने अनुमान लगाया कि वे लोग इसके साथ ही रहे होंगे और ये आदमी नहीं चाहता रहा होगा कि उसके साथी जाने कि वो अपने कमरे में ले जाने के लिए किराए की औरत लाया है। मैं पास में पड़े सोफे पर बैठी उसको देख रही थी। वे लोग काफ़ी देर तक उस आदमी से लॉबी में खड़े होकर बातें करते रहे। वे लोग उस आदमी को बता रहे थे कि उन्होंने कौन कौन सी जगहें देखी हैं जिन्हें उसने उनके साथ न जाकर मिस कर दिया। बहुत देर बाद उस आदमी ने सबकी नज़रें बचाकर मुझे चोर निगाहों से एक बार देखा। काफ़ी समय बीत गया। जब उसके साथी अपने अपने कमरों में जाने के लिए उसके पास से हटे तो वो आदमी मेरे पास आया और 500 भात का एक नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी, आप जाइए। मैंने नोट उसके हाथ से ले लिया। मैं चल पड़ी। उसका सॉरी और आप जाइए मेरे साथ हो लिया। उसके और मेरे साथ के बीच व्यवधान तब पहुंचा जब होटल के बाहर मंडरा रहा जोसेफ मेरे पास आ गया। मैं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर उसके साथ चल दी। मैंने मोटरसाइकिल की सीट पर बैठने के लिए जोसेफ के कंधे का सहारा नहीं लिया। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी, जैसे पीछे छूट गए किसी बहुत अपने को एक बार और देख लेना चाहती थी। जोसेफ के स्पर्श से अपने को भरसक बचाते हुए मैं होटल की लॉबी में सॉरी और आप जाइए के साथ ही विचर रही थी।
कैसा रहा? मैं चुप रही। मैं किसी के शर्म से झुके सिर, घबराहट में इधर उधर देखने और सॉरी और आप जाइए में डूबी थी। मैंने पूछा, कैसा रहा वो आदमी? जोसेफ ने गुर्राहट के साथ दोहराया। तुम जरा देर चुप नहीं रह सकते? मैंने उसे झिड़कते हुए चीख कर जवाब दिया। फिर सारे रास्ते न जोसेफ ने कुछ पूछा और न ही मैं कुछ बोली। मेरा चुप रहने का मन हो रहा था। कानों में आई एम सॉरी आप जाइए ही बज रहा था। मेरी जैसी 2 टके की किराए की औरत से सॉरी? आप? अपने लिए इन शब्दों की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मन करने लगा कि मनभावन सुगंध जैसे उस आदमी को फ़ोन करूं और कहूं कि बस एक बार मुझसे मिल ले, मुझसे बातें कर ले और मुझे इस एहसास से भर दे कि बाज़ार में बैठी होने के बावजूद मैं बाजारू नहीं लगती हूँ। हाँ, अब बताओ कैसा रहा? 500 बात का नोट देते हुए मैंने होटल में जो कुछ हुआ था उसे बताया। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर अचानक उसने उछलकर मेरे सीने पर भरपूर लात मारी। मेरी सांस रुकने रुकने को हुआ। चुपचाप वो 5,000 बात निकाल कर मुझे दे दे, ये कहानियाँ मत सुना। उसने मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जोसेफ मारपीट करता जरूर था, लेकिन उस दिन तो मुझे जानवरों की तरह पीट रहा था। ये उसका बिल्कुल नया रूप था जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। उससे पहले पैसे को लेकर कोई ऐसी स्थिति भी तो नहीं पैदा हुई थी। हमेशा तो ये होता था कि जोसेफ के साथ घर लौटते ही मैं मिले हुए भात उसके सामने फेंक देती थी। पैसा मुझे मिला होता तब तो मैं उसको देती। जो 500 भात उसने दिए थे मैं उसको दे चुकी थी। मार मार कर थक चुकने के बाद जोसेफ मुझे बालों से पकड़कर गोल गोल घुमा रहा था। मैं कहती जा रही थी कि उसने बस इतने ही दिए हैं। सिर दीवार से टकरा दिए जाने के बावजूद मैंने सॉरी और आप जाइए को अपने पास बचाए रखा। उन शब्दों को जोसेफ को बताकर गंदा नहीं होने दिया। रंडी साली कुतिया, आखिरी बार कह रहा हूँ, वो 5,000 तूने अपने जिस यार के पास रख छोड़े हों वहाँ से लाकर मुझे दे दे, वरना 5,000 भात के 50,000 भात कैसे बनाए जाते हैं मुझे मालूम है। तेरी बेटी को कल ही रात 50,000 भात की बोलिए पर चढ़ा दूंगा। अभी तो स्प्राउटेड है, इतने तो आसानी से मिल जाएंगे। बोल, देती है 5,000 या? स्प्राउटेड का मतलब मेरी समझ में तब आया जब जोसेफ ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को गेंद के आकार में गोल गोल घुमाया, जैसे किसी पके हुए फोड़े से बदबूदार मवाद बह निकला हो। वो मेरी टिकुली की बढ़ती उम्र के साथ उसके विकसित हो रहे अंग की बात कर रहा था। अचानक मेरा मन हुआ आया कि एक बार वो आदमी मिल जाए तो मैं उसके पैरों पर अपना सिर रखकर उसका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उसी की वजह से मैं जान पा रही थी कि जोसेफ की निगाह मेरी बेटी पर है। मेरा सिर घूमने लगा। दीवार से टकराए जाने के कारण नहीं, टिकली के बारे में उसने जो कहा उसे सुनकर। जोसेफ ने 5,000 भात जिस यार के पास रख छोड़े हैं से मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। प्रकृति ने औरत को बिगड़ी बात को संभाल ले जाने की अद्भुत क्षमता दी है। संकट जितना बड़ा होता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेजी से काम करती है। हालात को काबू में करने के लिए जब वो कोई नाटक करती है तब उसे शायद खुद भी पता नहीं लगता कि वो नाटक कर रही है। उस रात मैंने अपने नाटक की शुरुआत जोसेफ को शराब पिलाने से की। पूरे नाज नखरे और अदाओं के साथ साकी का स्वांग भरकर मैंने देर रात तक उसको शराब पिलाई। शुरू के 2-3 पैग हल्के बनाए और उसके बाद बाकी पैग उसकी तरफ पीठ फेरकर आड़ में डबल बनाने शुरू कर दिए। पैग स्ट्रांग हैं, इसकी तरफ वो ध्यान न दे पाए, इसके लिए मैंने रो रो कर उससे माफ़ी मांगने का नाटक शुरू कर दिया। उस आदमी ने जो 5,000 भात मुझे दिए थे वो मैंने होटल के काउंटर पर ही एक आदमी के पास छोड़ दिए हैं। मैंने सोचा था किसी दिन तुमसे छिपा कर ले आऊँगी और अपने पास रख लूँगी। इसके बाद मैंने अपने मुंह पर सचमुच जोर जोर के तमाचे मारते हुए अपनी आवाज़ में पश्चाताप का रुदन खोला। मेरे मन में लालच आ गया था, जोसेफ, तुमने मेरे लिए इतना किया और मैंने तुम्हारे जैसे नेक इंसान को धोखा देने की कोशिश की। मैं बहुत ख़राब हूँ। देखो, मेरी ये पहली गलती है, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे बचकर कोई कहीं जा ही नहीं सकता मेरी जान। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आओ आज इसी बात पर जश्न मनाते हैं। असली बात उगलवा लेने के घमंड और 8 डबल पैक के नशे में चूर जोसेफ ने कहा। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मैंने उसकी ओर एक और गिलास बढ़ाकर उसको रोका। वो जितनी बार मुझे अपनी ओर खींचता मुझे याद आता, आई एम सॉरी, आप जाइए।
शराब पीते पीते जोसेफ इतना बेदम हो चुका था कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं रह सकता था। उसकी टांगें केचुए जैसी हो गई थीं, जो उसके शरीर का बोझ नहीं उठा पा रही थीं। वो शायद बाथरूम जाने के लिए उठा और खड़े होने की कोशिश करते ही वापस बिस्तर पर गिर गया। उसने बिस्तर पर ही पेशाब कर दी थी और पेशाब के कुंड में पड़ा मुझे जश्न बनाने के लिए बुला रहा था। आज सो जाओ मेरे प्यारे जोसेफ, जश्न हम दोनों कल रात मनाएंगे, मैंने उसे पुचकारते हुए कहा। जरा देर में वो मरे जैसा हो गया। एक रात मेरे ससुर ने मेरी बेटी को मेरे साथ सड़क पर खड़ा कर दिया था और उस रात जोसेफ ने मेरी बेटी को बाजार में उतारने की धमकी दे दी थी। आखिर मैं क्या करती? मेरे निकलने के सारे रास्ते आखिरी तौर पर बंद कर दिए गए थे। जोसेफ कुछ दिन पहले घर में कीमा बनाने के लिए एक बहुत तेज़ धार वाला बड़ा सा चाकू लाया था। मुझ में भला इतनी हिम्मत कहाँ थी, लेकिन इतने दिनों से उसके लिए मन में जमा हो रही नफरत और बेटी टिकुली को बाजार में उतार दिए जाने की धमकी के पहाड़ों से घिर जाने के कारण मेरे हाथों में न जाने कहाँ से कई गुना ताकत आ गई थी। रात में ही मैं आलाए कत्ल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची, अपना गुनाह कबूल किया और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अब यहाँ बीते समय को याद करते रहने के लिए समय ही समय है, और तो कुछ नहीं। बस एक बात बराबर सोचती हूँ कि यही होना था तो कुठरिया में उस पहली रात को हो जाता, तब सिर्फ हत्यारे नहीं कहलाती, अब तो छी। अभी आप सुन रहे थे नवनीत मिश्र जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी, मेरी जैसियाँ।